फ्रेंड्स, मैं आयुष आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आयुष में। दोस्तों, हमारा जो प्लेटफॉर्म स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, आज उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 33 से प्रैक्टिस सेट नंबर 37 तक कंप्लीट कराया जाएगा इस वीडियो में। अगर इसके पीछे की वीडियोज़ को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे देता हूँ, आप लोग वहाँ से भी इस वीडियोज़ को आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा जो है सो आप सबों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग रेलवे के एग्जाम की बात करेंगे तो एनटीपीसी का अगर आप लोग रिव्यू देख रहे होंगे, एग्जाम रिव्यू, तो जीके और जीएस के पोर्शन में आपका सबसे ज़्यादा अगर वेटेज है किसी चीज़ का तो वह है आपके स्टैटिक जीके का। तो इस लिहाजे से जो है सो आपका स्टैटिक जीके पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आने वाले अगर ग्रुप डी के एग्जाम की बात करेंगे या फिर आरपीएफ का भी नोटिफिकेशन आउट होगा, उसका भी एग्जाम होगा, तो स्टैटिक जीके आपका काफ़ी लंबा पोर्शन हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ना सिर्फ रेलवे में हो, बाकी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप सबों के लिए यह वीडियो काफ़ी जो है सो उपयोगी होने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए और पूरा लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आप सबों के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन जो है सो आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को मिल सकता है। अगर पीछे की बात करेंगे तो पीछे के एग्जाम में अभी तक जो है सो आपके 32-33 सेट प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और वहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिले होंगे अगर आप लोग रिव्यू देख रहे होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि आप सबों के तरफ से एक छोटा सा प्यार मुझे भी मिल सके। साथ ही दोस्तों, एक और चीज़ था कि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आ रहा था पीडीएफ से रिलेटेड। कुछ लोग पीडीएफ का पेड वर्जन मांग रहे थे कि सर पूरी बुक का पेड वर्जन दे दीजिए, कुछ आप पैसे ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि पैसे वगैरह का कोई अभी इशू नहीं है। पेड वर्जन अभी इसका अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो बात रही आपका पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपका पीछे के आज से पीछे की जो वीडियोस है, मतलब आपका पीछे का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 32 तक का वीडियो है, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ को अपडेट कर दिया गया है। आपको करना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, पीडीएफ आपको दिख जाएगा सबसे ऊपर में ही, तो उस पर क्लिक करना है और गूगल ड्राइव की मदद से आप सबों के पास जो है सो पीडीएफ आसानी से पहुंच जाएगा और बिना 1 रुपया पे किए फ्री ऑफ कॉस्ट वो पीडीएफ होगा। तो सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जो है सो आपका पीडीएफ अवेलेबल करवा दिएगा, अपडेट कर दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से भी पीडीएफ ले सकते हैं। और दोस्तों, पूरा वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 33 और इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो देखिए, आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान अनुसंधान संस्थान जो स्थित है यह आपका उत्तराखंड के नैनीताल में। ठीक है, कहाँ पे? उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। क्या नाम है? तो आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान अनुसंधान। तो इस तरह के जो भी अनुसंधान संस्थान है उन सबों को जो है सो आप लोग जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो सभी जो आप चीज़ सभी क्वेश्चन जो है सो अनुसंधान से रिलेटेड आपके एग्जाम में देखने को मिलता ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखते हैं कि ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो देखिए, अगर ग्लोबल 500 पुरस्कार की बात करेंगे तो ग्लोबल 500 पुरस्कार जो होता है यह पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु जो है सो दिया जाता है। ठीक है, ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है वह पर्यावरण प्रतिरक्षा हेतु प्रदान किया जाता है और यह जो पुरस्कार है यह आपका दिया जाता है यूएनईपी के द्वारा। यूएनईपी के द्वारा। यूएनईपी अगर पीछे की वीडियोस देखेंगे तो आप सबों को पता होगा, एक बार फिर से देख लीजिए क्या होता है। यूएनईपी होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा जो है सो एक ऑर्गेनाइजेशन है आपका यूनाइटेड नेशन का, और उसी के द्वारा जो है सो ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और किस क्षेत्र में? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के हेतु, पर्यावरण की देखभाल या उसकी रक्षा हेतु जो है सो ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है। साथ ही देखेंगे तो यह पुरस्कार आपका 1987 से दिया जा रहा है। ठीक है, 1987 में इसकी स्थापना की गई थी ग्लोबल 500 पुरस्कार की, और 1987 से जो है सो यह दिया जा रहा है आपका पुरस्कार यूएनईपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखते हैं कि भारत के बर्डमैन के रूप में कौन जाने जाते हैं। ठीक है, तो भारत के बर्डमैन के रूप में आपको डॉक्टर सलीम अली को बोला जाता है। ठीक है, डॉक्टर सलीम अली को भारत के बर्ड्समैन के रूप में जाना जाता है। और सलीम अली की बात कर लेंगे तो सलीम अली जो है सो आपके भारतीय पक्षी वैज्ञानिक हैं। ठीक है, कौन है? भारतीय पक्षी वैज्ञानिक।
और भारत में जो है सो पक्षियों के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा विकास इनके द्वारा किया गया। बहुत सारी लुप्त प्रजातियां थी, उनको संरक्षण जो है सो इनके द्वारा दिया गया और भारत के प्रख्यात पक्षी विशेषज्ञों में से एक हैं। और इनको क्या नाम दिया गया है? तो भारत के बर्डमैन, ठीक है, बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। क्या नाम है? तो डॉक्टर सलीम अली। तो थर्ड नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? किसकी मुख्यालय की बात हो रही? तो ओपेक का, OPEC। तो अगर ओपेक के मुख्यालय की बात करेंगे तो ओपेक का मुख्यालय होगा वियना, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। गौर से देखिएगा, यहाँ ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं। पहले भी बताया था ऑस्ट्रेलिया दूसरा कंट्री है, ऑस्ट्रिया दूसरा कंट्री है, ठीक है। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रिया के वियना शहर में, ठीक है, ऑस्ट्रिया के वियना शहर में। अगर ओपेक की बात करेंगे, ओपेक की, तो देख लेते हैं इसके बारे में। ओपेक का आपका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है। थोड़ा सा क्लियरली नहीं हो पाता है, मतलब जो मैं लिख पाता हूँ क्लियरली नहीं दिख पाता है। इसके पीछे रीज़न है कि मेरा जो फ़ोन से मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ काफ़ी छोटा फ़ोन है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप सबों से माफ़ी चाहूँगा। वैसे आप लोग मैं बता देता हूँ, 2 से 3 बार रिपीट कर देता हूँ, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ओपेक का आपका मुख्यालय कहाँ पे है? तो वियना, ऑस्ट्रेलिया में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ओपेक का मुख्यालय वियना में होगा। फुल फॉर्म की बात करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। और अगर इसके गठन की बात करेंगे तो 1960 में जो है सो कुछ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाली कंट्रियों के द्वारा जो है सो इसका गठन किया गया था। और 1960 में इसका गठन कहाँ पे किया गया था? तो तत्कालीन जो है सो बगदाद में, ठीक है, बगदाद में जो है सो इसका गठन किया गया था 1960 में। क्या फुल फॉर्म होता है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि भारत में सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम कौन सा है? पीछे की प्रैक्टिस सेट में या पीछे की वीडियोस में डिस्कस हुआ था यह क्वेश्चन भी, कि भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम जो है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, ठीक है, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। और कहाँ पे यह स्टेडियम है? तो यह जो है सो आपका दिल्ली में स्थित एक स्टेडियम है। साथ में देख लेते हैं फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम भी दिल्ली में है। इसके साथ एक और पॉइंट याद रखिएगा कि फिरोज शाह कोटला जो है इसका नाम जो है सो बदल दिया गया है, ठीक है, इसका नाम अब हो गया है अरुण जेटली स्टेडियम। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम, परिवर्तित नाम क्या हो गया है? तो अरुण जेटली स्टेडियम। और कहाँ पे है? तो दिल्ली में स्टेडियम है यह। तीसरा ऑप्शन सी देख लेते हैं, तो ऑप्शन सी है ईडन गार्डन, ठीक है, ईडन गार्डन स्टेडियम आपका कहाँ पे है? तो कोलकाता में है, जैसा कि लिखा भी गया है। नेक्स्ट है ऑप्शन डी, वानखड़े स्टेडियम। तो देखिए वानखड़े स्टेडियम जो है यह आपका मुंबई में है, ठीक है, वानखड़े स्टेडियम जो है सो यह मुंबई में स्थित स्टेडियम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि नेपाल लोकतांत्रिक गणतंत्र देश कब बना? ठीक है, तो नेपाल जो है लोकतांत्रिक गणतंत्र देश कब बना है? तो यह आपका 2006 में, ठीक है, 2006 में जो है सो यह लोकतांत्रिक गणतंत्र देश बना। और नेपाल की अगर कैपिटल की बात करेंगे तो नेपाल का कैपिटल हो जाएगा काठमांडू। आप सबको पता भी होगा नेपाल का कैपिटल क्या हो जाएगा? काठमांडू नेपाल का कैपिटल हो जाएगा। साथ में अगर नेपाल के प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे तो काफ़ी चर्चित भी थे, आपको विवाद से रिलेटेड था भी। तो पीएम का क्या नाम हो जाएगा नेपाल के? तो केपी शर्मा ओली, ठीक है, केपी शर्मा ओली हो जाएंगे प्राइम मिनिस्टर। और प्रेसिडेंट की बात करेंगे नेपाल की प्रेसिडेंट, तो नेपाल की प्रेसिडेंट हो जाएंगी विद्या देवी भंडारी, ठीक है, विद्या देवी भंडारी नेपाल की प्रेसिडेंट हो जाएंगी। और प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि जनगणना 2011 के अनुसार घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में राज्यों को व्यवस्थित करें। जनगणना 2011 के अनुसार घनत्व के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में राज्यों को व्यवस्थित करना है। तो किस क्रम में व्यवस्थित करना है? तो बढ़ते हुए क्रम में। तो देख लेते हैं, सबसे पहले जो है सो बढ़ते हुए क्रम में आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, फर्स्ट नंबर ऑप्शन में होगा। दूसरा आपका हो जाएगा मिजोरम, फिर आपका हो जाएगा सिक्किम, और फिर हो जाएगा नागालैंड, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्न के लिए राइट कूट कौन सा हो जाएगा? तो राइट कूट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो 7th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है कि सोमाली मरुभूमि किस महाद्वीप में है? ठीक है, सोमाली मरुभूमि किस महाद्वीप में है? तो आसानी से आंसर पिक कर सकते हैं। सोमाली जो है सो आपका अफ्रीका में है। अफ्रीका की एक कंट्री है सोमालिया, और वहीं पे जो है सो आपकी यह मरुभूमि पड़ती है। सोमाली मरुभूमि कहाँ पे है? तो अफ्रीका में है। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा संग्रहालय मतलब सबसे बड़े म्यूजियम की बात हो रही कौन सा है। तो आइए देख लेते हैं। तो इस प्रश्न से जो है राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लंदन संग्रहालय। ठीक है, चारों ऑप्शन में जो है सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा हो जाएगा, तो लंदन संग्रहालय। और बाकी के ऑप्शंस को देख लेते हैं। तो जैसे ये देख लीजिए राष्ट्रीय संग्रहालय, तो राष्ट्रीय संग्रहालय आपका न्यूयॉर्क में है, यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में। वेटिकन संग्रहालय आपके वेटिकन सिटी में है। और लुब्रू संग्रहालय की बात करेंगे तो लुब्र संग्रहालय जो है यह आपका पेरिस में है। ये कहाँ पे है, तो पेरिस में पड़ता है यह। ठीक है, कहाँ पे है, तो पेरिस में। कौन सा संग्रहालय, तो लुब्र संग्रहालय। और सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है, तो लंदन संग्रहालय। तो प्रश्न से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 9th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब देश नहीं है। ठीक है, तो कुछ अरेबियन कंट्री है, तो उनमें से आपको देखना है कि कौन सा अरब कंट्री नहीं है। तो बात करेंगे फर्स्ट नंबर ऑप्शन ए, तो इजराइल के। तो इजराइल ही आपका जो है सो अरब कंट्री नहीं है। इसके लिए आपको जो है सो जब तक मैप आप लोग क्लियर आपको नहीं होगा तब तक जो है सो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी सीरिया है, जॉर्डन है, लेबनान है, कतर है, आपका सऊदी अरेबिया है, ये सब जो है सो अरेबियन कंट्री में आती है। ऑप्शन से कौन सा है आपका, इजराइल जो है यह अरब देश में नहीं आता है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि बैकानूर किस देश का उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है। ठीक है, कौन सा, बैकानूर। तो बैकानूर जो है यह आपका कजाकिस्तान का, ठीक है, कजाकिस्तान का जो है सो उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है। ठीक है, बैकानूर किसका उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है, तो कजाकिस्तान का उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है। साथ में देख लेते हैं कजाकिस्तान की अगर कैपिटल की बात करेंगे तो कजाकिस्तान का कैपिटल हो जाएगा नूर सुल्तान। क्या हो जाएगा, नूर सुल्तान। नूर सुल्तान हो जाएगा कजाकिस्तान का कैपिटल। चाइना का कैपिटल बीजिंग पता है, जापान का टोक्यो, पाकिस्तान का इस्लामाबाद। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वर्ष 2011 की जनगणना में पहली बार सेक्स वर्करों की भिखारी की बजाय एक वर्ग माना गया। ठीक है, पहली बार सेक्स वर्करों को भिखारी की बजाय एक वर्ग माना गया। तो यह जो है सो आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, यह ऑप्शन आपका सही है। दूसरा है देश के कुछ जनजातियों की जनगणना रात में की जाती है क्योंकि दिन में उनका एक ठिकाना नहीं होता है। तो यह भी जो है सो आपका कथन सही है। तो 12th नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 जो है सो आपका दोनों के दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 कि भारतीय वायुसेना द्वारा प्राप्त मिराज 2000 एयरक्राफ्ट किस देश से है। ठीक है, भारतीय सेना द्वारा प्राप्त मिराज 2000 एयरक्राफ्ट जो है वह किस देश से है। तो मिराज 2000 जो है यह आपका फ्रांस का एयरक्राफ्ट है। ठीक है, कहाँ का है, तो फ्रांस का एयरक्राफ्ट है। क्या नाम है, मिराज 2000। किस देश का एयरक्राफ्ट है, तो यह आपका फ्रांस का एयरक्राफ्ट हो जाएगा। नाम क्या है, मिराज 2000। देखिए जो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लगे कि नया टाइप का है या हमें नहीं याद हो रहा है तो उसको आप कॉपी में लिख लीजिए और 2 से 3 बार आप उसका प्रैक्टिस कीजिए, उसको पढ़िए और साथ में थोड़ा सा इमेजिनेशन सेट कीजिए माइंड में। जैसे मिराज 2000 एयरक्राफ्ट की बात हो रही तो थोड़ा सा मन में एक फाइटर प्लेन वाला एक इमेजिनेशन सेट कीजिए, जिससे क्या होगा कि आसानी से आपको वो चीज़ जो है सो लंबे समय तक स्मरण रहेगा और जीवन में हो सके तो कभी भूलेंगे भी नहीं। अगर आप लोग थोड़ा सा इमेजिनेशन के साथ या फिर किसी चीज़ से एक दूसरे को रिलेट करके पढ़ते हैं तो काफ़ी आसानी से लंबे समय तक याद रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष यान है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा अंतरिक्ष यान है। तो आइए देखते हैं। तो इस प्रश्न से जो है सो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, कैसिनी क्या है, कैसिनी एक अंतरिक्ष यान है। तो 14 के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र पैडलॉक का रंग होता है। ठीक है, किसी भी सुरक्षित वेबसाइट के URL में सुरक्षा प्रमाण पत्र का पैडलॉक का रंग कैसा होता है, तो सुरक्षा प्रमाण पत्र के पैडलॉक का रंग जो होता है वह आपका होता है ग्रीन कलर का। ठीक है, किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का, हरे कलर का होता है। और URL की बात करेंगे तो URL एक तरह का एक लिंक होता है जो किसी भी प्रॉपर चीज़ के लिए जो है सो जनरेट होता है। साथ में देख लेते हैं अगर URL के फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म। काफ़ी ज़्यादा जो है आपका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है NTPC में, और खास करके देखेंगे तो साइंस टेक के क्षेत्र से ज़्यादा क्वेश्चन है फुल फॉर्म में। तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है सो इसका फुल फॉर्म होता है URL का।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान करना है। एक तरफ आपके कुछ डिवाइसेज हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र देख लेते हैं क्या क्या होगा। तो इनपुट डिवाइस जो है सो देख लीजिए, इनपुट डिवाइस कौन सा हो जाएगा, तो इनपुट डिवाइस आपका हो जाएगा टच स्क्रीन। ठीक है, टच स्क्रीन क्या है, एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। प्रोसेसिंग डिवाइस की बात करेंगे तो प्रोसेसिंग डिवाइस आपका रोम हो जाएगा। स्टोरेज डिवाइस की बात करेंगे तो फ्लैश मेमोरी आपका स्टोरेज डिवाइस हो जाएगा। और आउटपुट डिवाइस जो है सो आपका प्रिंटर हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट डिवाइस क्या हो जाएगा, प्रिंटर। इनपुट आउटपुट समझना काफ़ी आसान है, अगर आपको नहीं पता हो तो एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे इनपुट डिवाइस उस तरह के डिवाइस को बोलते हैं जिससे हम कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में कोई चीज़ जो है सो इन करते हैं। ठीक है, इन करते हैं, हम अपनी तरफ से कोई चीज़ देते हैं तो वो क्या होता है, इनपुट डिवाइस के थ्रू देते हैं। और कोई भी चीज़ हम लेते हैं कंप्यूटर से तो वो आउटपुट होता है। ठीक है, जैसे ऑप्शन से समझ लेते हैं। जैसे कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। अगर हमको अपना नाम कंप्यूटर में लिखना है तो हमें कीबोर्ड से एंट्री करना पड़ता है। ठीक है, AYUSH करके अगर हम करके इंटर दबाते हैं तो क्या होता है कि हमने जो चीज़ दिया कंप्यूटर को वो कंप्यूटर के पास गया, कंप्यूटर उसको क्या करे, रिकॉग्नाइज करेगा। तो एक तरह का इनपुट डिवाइस है। और हो सकता है कि उसको प्रिंट करके निकालना है तो उसको प्रिंट करके निकालेगा तो वो एक क्या हो गया, आउटपुट हो गया, वो कंप्यूटर का आउटपुट हो गया। किस चीज़ से प्रिंट होता है, तो प्रिंटर से प्रिंट होता है। तो इस तरह से देखेंगे तो आसानी से आप लोग को याद हो जाएगा। जैसे मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर से हम लोग कुछ देते नहीं है, मॉनिटर से हम लोग लेते हैं। कोई भी वीडियो देखना है, म्यूजिक देखना है तो हम लोग क्या करते हैं कि मॉनिटर के थ्रू देखते हैं। तो क्या है, एक तरह का आउटपुट देता है कंप्यूटर हमें। तो इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस ये होता है। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, रोम होता है। तो रोम क्या होता है, एक तरह का जो है सो टेम्पोररी मेमोरी होता है, लेकिन इसका यूज जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है। रोम का बेसिकली यूज़ क्या होता है कि कोई भी प्रोग्राम आपके फ़ोन में है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यूट्यूब के बारे में कि अगर यूट्यूब क्या है कि आपके फ़ोन में डाउनलोड है उसका एप्लीकेशन, तो वो क्या होता है कि आपके मेन मेमोरी में होता है। ठीक है, उसका स्टोरेज कहाँ पे होता है, मेन मेमोरी में होता है। और जैसे ही क्या होता है कि आप यूट्यूब को ओपन करते हैं तो वो आपका परमानेंट मेमोरी से आपका टेम्पोररी मेमोरी में मतलब रोम में कॉपी हो जाता है। ठीक है, रैम में कॉपी हो जाता है। और रैम का काम होता है कि उसको पूरे तरीके से रन करवाना। ठीक है, तो रैम क्या हो जाता है, एक तरह का आपका टेम्पोररी मेमोरी हो जाता है। और रोम जो है सो आपका परमानेंट मेमोरी होता है। और स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो वैसा कोई डिवाइस जिसमें किसी भी डेटा को स्टोर किया जा सके, जैसे आपका USB होता है, माइक्रोचिप होता है, एडाप्टर होता है, फ्लैश मेमोरी है, कैचे मेमोरी है, रजिस्टर है। तो ये सब तरह का क्या होता है, CD ड्राइव होता है। तो ये सब आपका स्टोरेज डिवाइस होता है। तो देख लीजिए प्रश्न नंबर 16 के लिए राइट अगर कूट की बात करेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सो इस प्रश्न के लिए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है कि क्वेश्चन नंबर 17 है कि हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है। यह आपका NTPC 2016 का क्वेश्चन है। देखिए NTPC 2016 का क्वेश्चन इस पूरे प्रैक्टिस सेट में आपको कहीं भी दिखेगा तो मैं उसको तुरंत जो है सो बता दूंगा। आप लोग उसको पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। अगर NTPC 2016 के प्रीवियस ईयर का जो GK GS का क्वेश्चन था, अगर उसको पढ़ना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे मैं वीडियो का लिंक दे देता हूँ, आप लोग वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। तो हम वह हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया है, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। ऐसा किसने कहा था, शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं और दूर तक जाते हैं। तो देखिए यह जो कथन है, यह कथन दिया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया कथन था, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो प्रश्न नंबर 17 के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करने का प्रस्ताव है। ठीक है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करने का प्रस्ताव है कहाँ पे, तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण जो है सो इंडिया गेट के पास नई दिल्ली में करने का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ बनाने का निर्णय लिया गया, तो इंडिया गेट के पास नई दिल्ली में। तो 18 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की एक पत्रकार रवीश कुमार निम्नलिखित में से किस समाचार चैनल से जुड़े हैं। ठीक है, तो रवीश कुमार काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं और किस न्यूज़ चैनल से जुड़े हैं, तो यह जो है सो आपके NDTV से, ऑप्शन नंबर डी जो है सो 19 के लिए राइट होगा। ठीक है, NDTV से जुड़े हुए हैं, न्यूज एंकर हैं, NDTV के मुख्य संपादक भी हैं। तो NDTV ठीक है किस न्यूज चैनल से हैं, तो NDTV। देखिए NDTV सबों को पता है, लेकिन एक बार इसका देख लेते हैं फुल फॉर्म क्या होता है। तो NDTV का फुल फॉर्म होता है न्यू दिल्ली NDTV। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है न्यू दिल्ली टेलीविज़न
लिमिटेड। ठीक है, क्या होता है? न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड इसका फुल फॉर्म होता है। साथ में रवीश कुमार के बारे में देखेंगे तो रवीश कुमार को भी हाल ही में रमन मैग्सेसे से ठीक है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार को जो है सो आपका एशिया का नोबेल भी बोलते हैं और फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाने वाला यह पुरस्कार है। तो रवीश कुमार को भी हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। किस समाचार चैनल से आते हैं? तो एनडीटीवी से आते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 और इस प्रैक्टिस सेट नंबर 33 का लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा दिए हुए समूह से संबंधित नहीं है। तो देख लेते हैं आपका कौन सा समूह से संबंधित नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सुधा चंद्रन जो है सो इस समूह से संबंधित नहीं। सीवी रमन, सत्येंद्र नाथ बोस और शकुंतला देवी तीनों जो है सो आपके साइंस के क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। और सुधा चंद्रन जो है वह आपके इंडियन एक्टर हैं। ठीक है, इंडियन एक्टर हैं सुधा चंद्रन। तो यह जो है सो आपके तीनों चारों ऑप्शन में भिन्न हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 34। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 34 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। ठीक है, तो देख लीजिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की बात करेंगे तो नोबेल पुरस्कार का शुरुआत हुआ था 1901 में। ठीक है, 1901 में नोबेल पुरस्कार का शुरुआत हुआ था। और नोबेल पुरस्कार जो है सो कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में। और नोबेल पुरस्कार जो है सो आपके अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में जो है सो इसको शुरू किया गया था और अभी भी यह जारी है। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार जो है सो अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में जो शुरू किया गया था। और अल्फ्रेड नोबेल जो है सो आपके डायनामाइट के, ठीक है, डायनामाइट के आविष्कारक हैं। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल महान वैज्ञानिक थे और डायनामाइट का आविष्कार इन्होंने किया था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1901 में जो है सो इसकी शुरुआत हुई और कुल जो है सो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 2020 जरूर देख के जाइएगा, कई शिफ्टों में क्वेश्चन देखा भी गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है सो वह आपका 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र का स्थापना किया गया था। और तो उस वजह से जो है सो आपका 24 अक्टूबर को जो है सो संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो प्रश्न से देखेंगे तो आपका प्रश्न नंबर 2 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को आपका संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है। साथ ही अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि संयुक्ता पाणिग्राही किस नृत्य से संबंधित है। अगर पीछे की वीडियोस देखे होंगे आप लोग तो पता होगा। ठीक है, तो संयुक्ता पाणिग्राही जो है सो किस नृत्य से संबंधित है? तो यह आपकी ओडिसी से, ठीक है, संयुक्ता पाणिग्राही ओडिसी नृत्य से संबंधित नृत्यांगना है। तो प्रश्न नंबर 3 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन कबीर की शिक्षाओं के विषय में सही नहीं है। ठीक है, तो आपको कुछ कथन दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा कबीर के शिक्षाओं के बारे में सही नहीं है, मतलब जो गलत है उसको आपको पिक करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ये तीर्थाटन और मूर्ति पूजा के विरुद्ध नहीं थे। तो फ्रेंड्स यह ऑप्शन ही आपका सही है। प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए कबीर जो थे वह तीर्थाटन और मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। ठीक है, उनका मानना था कि तीर्थ यात्रा हो या फिर मूर्ति पूजा है, यह सब क्या है, एक तरह का ढोंग है, ढकोसला है, जो भी उनका हो, उनका अपना अलग आइडियोलॉजी था। तो तीर्थाटन और मूर्ति पूजा जो है सो कबीर के आइडियोलॉजी से प्रेरित नहीं है। तो यह जो है सो आपका राइट आंसर होगा। कौन कौन सा प्रेरित है उसको देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी है वो सर्वव्यापी प्रेम में विश्वास करते थे, यह जो है सो आपका सही है। दूसरा है उन्होंने एक ही ईश्वर भक्तिवाद के प्रसार पर जोर दिया था, तो यह भी जो है सो कबीर के बारे में कथन सत्य है। तीसरा देख लेते हैं उन्होंने समान गृह व्यवस्था जीवन का परित्याग आवश्यक नहीं समझा था, तो यह भी कबीर के आइडियोलॉजी में से एक है। तो आपका बी, सी और डी तीनों फॉलो करते हैं, ऑप्शन ए जो है सो फॉलो नहीं करते हैं, जो कि राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है कि यूरोपीय संघ का वह देश जिसने एकल मुद्रा यूरो को अंगीकार नहीं किया। देखिए यूरोपीय संघ के जितने भी देश हैं उन सबों का अपना एक अलग करेंसी है जिसका नाम क्या है? यूरो। ठीक है, जिसका क्या नाम है? यूरो। तो यूरो जो है सो
जितने भी यूरोपीय संघ के देश हैं उनका एक अपना अलग करेंसी है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा यूरोपियन संघ का देश है जो कि यूरो को अपना करेंसी नहीं मानता है, तो वह जो है सो यूके है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम एक एक्सेप्शन है जो कि यूरो को क्या करता है, अपना करेंसी नहीं मानता है और बार बार जो है सो यूरोपीय संघ को लेके जो है सो और यूके और यूरोपीय संघ में बार बार विवाद चलते रहता है। तो देख लेते हैं, अगर यूके की करेंसी की बात करेंगे तो इसका करेंसी होता है पाउंड। ठीक है, क्या हो जाएगा, पाउंड हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो देखिए किसी भी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। ठीक है, सुचेता कृपलानी क्या हो जाएंगे, किसी भी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी और वह राज्य कौन था, तो वह राज्य था उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, सुचेता कृपलानी। साथ में अगर सरोजिनी नायडू की बात करेंगे तो सरोजिनी नायडू जो थी वह आपकी किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी और वह राज्य कौन सा था, तो वह राज्य भी था आपका यूपी। तो मतलब यूपी के साथ साथ भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। साथ में अगर विजय लक्ष्मी पंडित को देखेंगे तो विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी और यह जो है सो भारत की तरफ से पहली महिला एम्बेसडर थी। ठीक है, पहली महिला एम्बेसडर थी जो कि कहाँ पे इन्होंने योगदान दिया था, तो यूएसएसआर में। ठीक है, यूएसएसआर मतलब सोवियत संघ में जो है सो भारत की राजदूत रह चुकी थी। नेक्स्ट देखते हैं सुश्री जयललिता के बारे में। तो जयललिता जो थी वह साउथ इंडियन की बहुत बड़ी अभिनेत्री के साथ साथ तमिलनाडु में लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है कि केप कैनवेरल किस देश का उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है। ठीक है, कौन सा है, तो केप कैनवेरल। तो देखिए केप कैनवेरल जो है यह आपका यूएसए का, ठीक है, केप कैनवेरल कहाँ का है, तो यूएसए का उपग्रह प्रक्षेपण स्थल है। ठीक है, यूएसए का प्रक्षेपण स्थल है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा 7th के लिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है कि स्कॉर्पियन श्रेणी के अंतर्गत हाल ही में 5वीं पनडुब्बी का जलातरण किया गया, उसका नाम क्या है। ठीक है, तो इसको स्कॉर्पियन श्रेणी के अंतर्गत हाल ही में 5वीं पनडुब्बी का जलातरण किया गया, उसका नाम क्या है, तो देखिए उसका नाम जो है वह है आपका वगीर। ठीक है, क्या नाम है, तो उसका नाम है वगीर, उसका नाम हो जाएगा आपका वगीर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक तरफ आपको कुछ भौगोलिक नाम दिए गए हैं, दूसरे तरफ उनसे संबंधित क्षेत्र या स्थान है, तो उनका जो है सो आपको मिलान करना है। तो देखिए बंगाल का शोक किसको कहा जाता है, तो दामोदर नदी घाटी को बंगाल का शोक कहा जाता है। महलों की शहर की बात करेंगे तो महलों का शहर आपको कोलकाता को कहा जाता है। ठीक है, महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। मंदिर एवं घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। तो इस तरह से सही कूट होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा सो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। तो 9th के लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर से देख लीजिए, बंगाल का शोक किसको कहते हैं, तो दामोदर नदी घाटी को। महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है। 7 टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है और मंदिर एवं घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, किसकी मुख्यालय की बात करें, तो अंतर संसदीय संघ। तो देखिए अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय जो है वह आपके स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। ठीक है, अंतर संसदीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में है। देखिए यह जो एक आपका ऑर्गेनाइजेशन है, यह यूनाइटेड नेशन के बनने से पहले यूनाइटेड नेशन से भी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है और इसका काम क्या है कि देश मतलब वर्ल्ड में जितनी भी संसद हैं उन सबों की राजनीतिक गतिविधियों पे नियंत्रण रखना, साथ में उन सबों के बीच में अगर कुछ मतभेद होता है किसी भी इशू को लेके तो उसकी जो है सो एक बैठक करवाता है। और यह अंतर संसदीय संघ जो है सो आपका यूनाइटेड नेशन का अब जो है सो हिस्सा हो चुका है। और इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो जिनेवा में जो है सो इसका मुख्यालय है। साथ में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है कि एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम का चित्रात्मक निरूपण क्या है। तो एल्गोरिथम का चित्रात्मक निरूपण जो है वह आपका हो जाएगा फ्लो चार्ट। ठीक है, फ्लो चार्ट जो हो जाएगा एल्गोरिथम का चित्रात्मक निरूपण हो जाएगा। तो 11th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 11th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। तो एक तरफ आपके स्टेडियम है, दूसरी तरफ संबंधित शहर हैं, तो उनको देख लेते हैं एक बार।
तो देखिए सबसे पहले नेशनल स्टेडियम, तो देखिए नेशनल स्टेडियम जो होगा वह आपका कराची पाकिस्तान में है। रोज़ बाउल की बात करेंगे तो रोज़ बाउल आपका अमेरिका के लॉस एंजल्स में है। रिजाल स्टेडियम की बात करेंगे तो फिलीपींस के मनीला में है रिजाल स्टेडियम। और यांकी स्टेडियम आपका न्यूयॉर्क में है। देखिए यांकी स्टेडियम जो है सो एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, पूछा गया था कि यांकी स्टेडियम किस शहर में स्थित है, तो यांकी स्टेडियम आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। और बाकी भी आप लोग देख लीजिए, सामने आपको दिख रहा होगा। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा सो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेशनल स्टेडियम आपका कराची में, रोज बाउल लॉस एंजल्स में, रिजाल स्टेडियम मनीला में और यांकी स्टेडियम न्यूयॉर्क में हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है कि कीवी का भूमि किसे कहा जाता है। तो पीछे भी क्वेश्चन आया था कि कीवी का भूमि किसको कहा जाता है, तो न्यूजीलैंड को। ठीक है, न्यूजीलैंड के निवासियों को क्या बोलते हैं, कीवीज बोलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के निवासियों को कंगारू बोलते हैं। ठीक है, कंगारुओं का देश ऑस्ट्रेलिया, कीवियों का देश न्यूजीलैंड। साथ में अगर इंग्लैंड की बात करेंगे तो इंग्लैंड जो है सो आपका क्या हो जाएगा, इंग्लैंड को गोरों का शहर बोलते हैं। ठीक है, गोरों का देश, अंग्रेजों का देश जो है सो किसको बोलते हैं, इंग्लैंड को बोलते हैं। साथ में वेस्ट इंडीज़ के बारे में बात करेंगे तो वेस्ट इंडीज पीछे भी के वीडियो में मैंने बताया था, वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, यह जो है सो कैरेबियाई खाड़ी में जो कुछ छोटे छोटे देश हैं उनका समूह को वेस्ट इंडीज़ का नाम दिया गया है। ठीक है, तो उनके समूह को वेस्ट इंडीज़ का नाम दिया गया। वेस्ट इंडीज़ नाम से कोई भी प्रॉपर देश नहीं है। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, ठीक है, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फॉलोवर कौन था। ठीक है, तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फॉलोवर कौन हो जाएगा, तो वह हो जाएंगे आपके एससी वाडिया। ठीक है, सॉरी एसी वाडिया। ठीक है, कौन हो जाएंगे, एसी वाडिया रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के प्रथम भारतीय फॉलोवर हो जाएंगे। और रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के बारे में देख लीजिए क्या है, तो देखिए रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन जो है यह है आपकी लंदन की राष्ट्रीय, ठीक है, या फिर कह सकते हैं अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी है। सॉरी, इंग्लैंड की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी है, एकेडमी है कहाँ की, तो लंदन की राष्ट्रीय विज्ञान एकेडमी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, देखते हैं कि विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क का मुख्य वास्तुविद निम्नलिखित में से कौन सा था। ठीक है, विश्व व्यापार केंद्र न्यूयॉर्क का मुख्य वास्तुविद निम्नलिखित में से कौन था। तो देखिए न्यूयॉर्क का मुख्य वास्तुविद जो थे वो थे आपके मिनोरू यामास्की। ठीक है, मिनोरू यामास्की जो हो जाएंगे न्यूयॉर्क के मुख्य वास्तुकार हो जाएंगे। साथ में ली कार्बूजियर की बात करेंगे तो ली कार्बूजियर आपके चंडीगढ़ के वास्तुकार हो जाएंगे। एडविन लुटिनियस की बात करेंगे तो एडविन लुटिनियस आपके दिल्ली के वास्तुकार हो जाएंगे। और चार्ल्स कोरिया आपका वास्तुकला के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, भारत के बहुत जाने माने जो है सो यह वास्तुकार थे। ठीक है, क्या नाम था, चार्ल्स कोरिया। दोस्तों एक छोटा सा आप सबों से रिक्वेस्ट है कि अगर देखिए पढ़ाने में जो है सो अगर कोई भी तरह का कोई वर्ड बताने में मिस्टेक हो जाता है, या फिर अगर जैसे अभी मैंने पीछे एक चीज़ ध्यान दिया था, बताना था मुझे इंग्लैंड, मेरे मुंह से जो है सो अमेरिका निकल गया था। इस सब तरह का अगर छोटा सा मिस्टेक होगा तो उसको जो है सो एक दोस्त समझ के जो है सो भूलने का प्रयास कीजिएगा। और देखिए होता क्या है ना कि थोड़ा सा लंबा वीडियो चला जाता है, 1 घंटे लग जाते हैं, और लगातार 1 घंटा बोलना तो हो सकता है कोई चीज़ जो है सो इधर उधर हो जाता है। तो उसके लिए जो है सो अगर कुछ गलती हो जाती है तो उसके लिए जो है सो आप सबों से माफ़ी चाहूँगा। आइए देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 है कि बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है। तो देखिए बांग्लादेश में किस प्रकार की सरकार है, बांग्लादेश भी आपका एक लोकतांत्रिक देश है, तो संसदीय लोकतंत्र चलता है। और बांग्लादेश के संसद को क्या बोलते हैं, तो जातीय संसद। ठीक है, जातीय संसद नाम दिया गया है। बांग्लादेश के संसद को क्या बोलते हैं, तो जातीय संसद बोलते हैं बांग्लादेश की संसद को। और किस प्रकार की सरकार है, तो संसदीय लोकतंत्र है। तो 16 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है कि जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है। तो देखिए जयपुर का जो हवा महल है उसका निर्माण किया गया है लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। ठीक है, किससे किया गया है, तो जयपुर के हवा महल का निर्माण किया गया है लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से, इसका निर्माण किया गया है। और जयपुर में हवा महल का जो निर्माण है वह किसने करवाया था, तो वह करवाया है सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह ने सवाई प्रताप सिंह ने जयपुर के हवा महल का निर्माण करवाया। किस चीज़ से बना हुआ है महल है, तो लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। और इसका जो निर्माण है अप्रॉक्सीमेटली 1799 के आसपास में जो है सो इसको बनवाया गया था। ठीक है, 1799 के आसपास में जो है सो इसको बनवाया गया था।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत में पहला डिफेंस इंक्यूबेटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा। भारत में पहला डिफेंस इंक्यूबेटर किस शहर में स्थापित किया जाएगा। तो पहला डिफेंस इंक्यूबेटर जो है यह आपका हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला डिफेंस इंक्यूबेटर जो है सो हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। तो देखिए गेटवे ऑफ इंडिया जो है यह आपका सभी को पता होगा मुंबई में स्थित है। बाकी देख लीजिए गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में, तो यह जो है सो आपका 1911 में बनाया गया था, जब इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा पे आए थे, तो उन्हीं के सम्मान में जो है सो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया गया था 1911 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 और प्रैक्टिस सेट नंबर 34 का लास्ट क्वेश्चन है कि पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था। तो यह भी आपका एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है कि पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था। तो पहला चॉकलेट बार जो बनाया था उनका नाम था जोसेफ फ्राई एंड सन्स। ठीक है, जोसेफ फ्राई एंड सन्स, काफ़ी आसानी से याद हो जाए। चॉकलेट भी एक तरह का खाने का चीज़ है और फ्राई जो होता है वह भी जो है सो किसी चीज़ को हम लोग फ्राई करके खाते हैं। तो पहला चॉकलेट बार किसने बनाया था। तो जोसेफ फ्राई एवं सन्स ने बनाया था। तो इस तरह से आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 34 भी कंप्लीट होता है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है प्रैक्टिस सेट नंबर 35 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत चीन युद्ध 1962 पर आधारित पुस्तक अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है। ठीक है, तो अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन हो जाएंगे देख लेते हैं। तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे लेफ्टिनेंट जनरल BM कॉल। ठीक है, प्रश्न से राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा पुस्तक है, तो पुस्तक का नाम है अनटोल्ड स्टोरी। ठीक है, किस पे आधारित है, तो भारत चाइना का जो युद्ध हुआ था 1962 में उस पे आधारित है। किसने लिखा था, तो लेफ्टिनेंट जनरल BM कॉल ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि जर्मनी की प्रथम महिला चांसलर कौन थी। तो देखिए जर्मनी की प्रथम महिला चांसलर जो है सो वह आपकी एंजेला मार्कले हो जाएगी। ठीक है, कौन हो जाएगी, एंजेला मार्कले, जर्मनी की प्रथम महिला चांसलर। साथ में जो है सो ऑप्शन नंबर डी जो है सो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है कि गैलापागोस द्वीप किस लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए गैलापागोस द्वीप जो है यह जो है सो आपका प्रसिद्ध है पक्षियों के मल के ढेर के रूप में। ठीक है, पक्षियों के मल के ढेर के रूप में यह प्रसिद्ध है। और साथ में यहाँ पर बहुत सारे तरह के जीव जंतु भी पाए जाते हैं। और गैलापागोस द्वीप के बारे में देखेंगे तो यह आपका पैसिफिक ओशियन में पड़ता है। ठीक है, पैसिफिक ओशियन में पड़ने वाला एक द्वीप है। देखिए अगर थोड़ा सा आप लोग गौर करेंगे तो सोचें कि आखिर इस तरह का क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है। ठीक है, कि जैसे पैसिफिक में ओशियन में अगर कोई द्वीप है, नया टाइप का नाम है गैलापागोस द्वीप, तो आखिर इसको पूछा क्यों जा रहा है। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन कहीं से नहीं उठाया जाता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर आपका लॉजिक होता है। देखिए ये गैलापागोस द्वीप जो है यह आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, तो आपको देखना पड़ता है कि आपका जो है सो कुछ उस सब तरह का कुछ स्पेशल क्वेश्चन होगा तभी जो है सो आपको कहीं से उठाया जाता है। तो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में जो है सो यह द्वीप शामिल है। अपने अद्भुत सुंदरता के लिए जो है सो इसको शामिल किया गया है। और अनेक तरह के यहाँ पर जो है सो जानवर पाए जाते हैं। यहाँ का कछुआ भी जो है सो काफ़ी जाना माना कछुआ होता है और काफ़ी बड़े साइज में कछुआ यहाँ पे पाया जाता है। कहाँ पे है यह आपका द्वीप, तो यह आपका पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर में पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन, ठीक है कौन सी, तो टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन पैदा हुई है। तो यह जो है सो आपका हांगकांग में। ठीक है, हांगकांग में। और जो है सो पहले तो हांगकांग समझिए कि देश था, फिर जो है सो अभी चाइना का हिस्सा हो चुका है। तो अभी चाइना का हिस्सा ही है आपका हांगकांग। तो कहाँ पे जो है सो किस शहर में पैदा हुई है पहली टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन, तो यह आपका हांगकांग में पैदा हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में प्रभावी साक्षरता दरें किससे परिगणित की जाती हैं। ठीक है, भारत में प्रभावी साक्षरता दरें किससे परिगणित की जाती हैं, तो यह की जाती है आपकी 7 वर्ष की आयु से ऊपर की जनसंख्या। मतलब कि जब साक्षरता दर भारत में नापा जाता है तो जो 7 वर्ष के ऊपर के लोग होते हैं उन्हीं का जो है सो सिर्फ आपका जनसंख्या किया जाता है, जनगणना किया जाता है। किस लिए, तो साक्षरता दर का जो है सो मापन करने के लिए। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आपके कुछ 4 ऑप्शन दिए गए हैं
इधर कुछ नाम हैं, इधर कुछ जुड़े क्षेत्र हैं, देख लेते हैं। तो पहला है आपके चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन जो है सो आपको बताना है इसमें कि कौन सा सुमेलित नहीं। तो चार्ल्स डार्विन आपके जीव विज्ञान से संबंधित हैं, तो यह तो आपका सुमेलित है। दूसरे आइजैक न्यूटन की बात करेंगे तो आइजैक न्यूटन आपका भौतिक विज्ञान से संबंधित है, ये भी सही है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करेंगे तो अल्बर्ट आइंस्टाइन आपके भूगोल से नहीं, भौतिक विज्ञान से ही संबंधित है। ठीक है, भौतिक विज्ञान से ही संबंधित है अल्बर्ट आइंस्टाइन। और प्रश्न से जो है सो राइट आंसर ये आपका यही हो जाएगा। ठीक है, तो सिक्स्थ के लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट आइंस्टाइन भौतिक से नहीं, भौतिकी से संबंधित है। ठीक है, यही आपका डिफरेंस है। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है सो सॉरी भूगोल से नहीं, भौतिकी से संबंधित हैं। और अगर कॉपरनिकस की बात करेंगे तो कॉपरनिकस आपके खगोल शास्त्री थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। एक तरफ आपके कुछ उपनाम हैं और साथ में स्थान, शहर या क्षेत्र जो भी कहिए। तो देख लेते हैं। पहला है बंगाल का शोक, पीछे के भी प्रैक्टिस सेट में दिखा था। तो बंगाल का शोक किसको बोला जाता है? तो दामोदर नदी घाटी को। गुलाबी शहर, पिंक सिटी, जयपुर को बोला जाता है। नीली पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियों को बोला जाता है। और बागों का शहर, ठीक है, बागों का शहर बेंगलुरु को बोला जाता है। तो इस तरह से जो है आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 7th के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, बंगाल का शोक, दामोदर नदी घाटी, गुलाबी शहर, पिंक सिटी, जयपुर। नीली पहाड़ियाँ, तो नीलगिरी पहाड़ियों को बोला जाता है। कहाँ पे है नीलगिरी पहाड़ियाँ? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ आपकी दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में है। और इस पे जो है एक मुख्य जनजाति निवास करती है, क्या नाम है उसका? तो टोडा जनजाति। और बागों का शहर बेंगलोर को बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि फ्रैंक किस देश की मुद्रा है? ठीक है, तो फ्रैंक की बात करेंगे तो फ्रैंक जो है यह आपका स्विट्जरलैंड की मुद्रा है। ठीक है, स्विट्जरलैंड की अगर कैपिटल की बात करेंगे तो इसका कैपिटल हो जाएगा बर्न। ठीक है, स्विट्जरलैंड का कैपिटल हो जाएगा बर्न। और फ्रैंक की मुद्रा की बात करें किस देश का मुद्रा है? तो यह आपका स्विट्जरलैंड का मुद्रा है। साथ में देख लेते हैं, अगर जापान की मुद्रा की बात करेंगे तो जापान का मुद्रा सबों को पता है, पीछे भी बताया था मैंने, येन हो जाएगा जापान की मुद्रा। इंडोनेशिया की मुद्रा की बात करेंगे तो इंडोनेशियन रुपया। ठीक है, इंडोनेशियन रुपया हो जाएगा इंडोनेशिया का मुद्रा। साथ में अगर बात करेंगे आपका आयरलैंड का, तो आयरलैंड का मुद्रा क्या हो जाएगा? आयरलैंड का मुद्रा हो जाएगा यूरो। ठीक है, यूरो हो जाएगा आपका आयरलैंड का मुद्रा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 का मिलान वाला है, तो देख लेते हैं। आइए देखिए, आपके कुछ राष्ट्रीय स्मारक हैं और उनसे संबंधित देश दिए गए हैं, तो उसको आपको देखना है। ठीक है, तो ये देखते हैं, जैसे क्रेमलिन है तो क्रेमलिन आपका रूस का जो है सो राष्ट्रीय स्मारक है। ओपेरा हाउस आपका ऑस्ट्रेलिया में है। इम्पेरियल पैलेस की बात करेंगे तो जापान में है। और पवन चक्की डेनमार्क में है। तो इस तरह से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही आपका सही कूट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है कि कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल। देखिए, कंप्यूटर साक्षर की बात हो रही है, तो कंप्यूटर साक्षर वैसे व्यक्ति को कहा जाएगा जो आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में निपुण होगा। ठीक है, आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में निपुण होगा, उसको कंप्यूटर साक्षर, मतलब कंप्यूटर के क्षेत्र में उसे जानकारी है, कंप्यूटर के क्षेत्र में वह पढ़ा लिखा है। तो किसको कहा जाएगा? तो जो कंप्यूटर एप्लीकेशनों को चलाने में सक्षम होगा। तो 10th के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं, अगर बी नंबर ऑप्शन की बात करेंगे तो बी नंबर ऑप्शन होगा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने में। तो देखिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बनाने वाले को जो है एक तरह का डेवलपर बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? डेवलपर बोल सकते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन सी, प्रोग्राम लिखने वाले को, तो प्रोग्राम लिखने वाले को भी डेवलपर बोलते हैं। दूसरा है दूसरे कंप्यूटर को हैक करने में, तो इसको आपको जो है हैकर टर्म दिया जाता है। ठीक है, हैकर बोला जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? ठीक है, भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को पीछे भी मैंने बताया था, अगर पीछे की वीडियोस आप लोग लगातार कंटिन्यू आप लोग वीडियो सीरीज में बने होंगे तो आप सबों को इस सब तरह की बहुत सारे क्वेश्चन जो है सो आपको वीडियो सीरीज कंप्लीट होते होते सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, और जो क्वेश्चन आपका 1 से 2 बार रिपीटेड हो जाएगा वो आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न वर्ष 1991 में, वर्ष 1991 में दिया गया था। ठीक है, किस वर्ष? तो वर्ष 1991 में दिया गया था, 1991 में। और देखेंगे तो 1991 में पीछे भी बताया था 3 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला था। तो एक तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को, दूसरे आपको मोरारजी देसाई को। ठीक है,
मोरारजी देसाई जी को मिला था और साथ में राजीव गांधी को, ठीक है, राजीव गांधी को भी 1991 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को किस वर्ष अपनाया गया था। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोग एक क्वेश्चन पढ़े होंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष चलाया गया था, तो देखिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है सो वह आपका 1973 में ही चलाया गया था, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर क्या था, बाघों के संरक्षण को लेकर प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चलाया गया था और 1973 में ही जो है सो बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में अंगीकार किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय पशु के रूप में अंगीकार किया गया था कब, तो 1973 में, और प्रोजेक्ट टाइगर की भी शुरुआत 1973 में ही हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है कि लैंप वाली महिला किसे कहते हैं, ठीक है। लैंप वाली महिला किसे कहते हैं, तो लैंप वाली महिला कहते हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, ठीक है। पीछे भी मैंने बताया था द लेडी विथ द लैंप, द लेडी विथ द लैम्प किसको बोलते हैं, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या बोलते हैं, लेडी विथ द लैम्प के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगर सरोजनी नायडू की बात करेंगे तो सरोजनी नायडू को बोला जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं लेडी विद द लैम्प, और सरोजनी नायडू को बोलते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के उपनाम से जाना जाता है सरोजनी नायडू को। तो प्रश्न से देखेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर के समकक्ष भारतीय थल सेना में कौन सा पद है। तो मतलब भारतीय वायुसेना में जो विंग कमांडर है उसी के इक्विवेलेंट पोस्ट जो है भारतीय थल सेना में कौन सा है, तो उसके इक्विवेलेंट पोस्ट भारतीय थल सेना में होता है लेफ्टिनेंट कर्नल का, ठीक है। कौन सा, लेफ्टिनेंट कर्नल का पद होता है जो कि विंग कमांडर के इक्विवेलेंट होता है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 14 के लिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है कि राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार कौन प्रदान करता है। देखिए तो राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार जो है यह राजीव गांधी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है, ठीक है। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार राजीव गांधी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। तो 15 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 16 कि पीडीएफ का विस्तार क्या है। तो देखिए पीडीएफ का विस्तार या पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है। क्या हो जाएगा पीडीएफ का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो प्रश्न नंबर 16 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो पीडीएफ से एक चीज़ और याद आ गया, क्या होगा, पीडीएफ आप सबको अगर चाहिए तो पीछे की वीडियोस में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का लिंक दिख जाएगा, गूगल ड्राइव की मदद से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 थे कि राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए राइटर्स जो है एक समाचार एजेंसी है, कहाँ की समाचार एजेंसी है, तो यह आपकी यूनाइटेड किंगडम की एक समाचार एजेंसी, और इसका मुख्यालय भी आपका कहाँ पे है, यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 कि दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर। देखिए यह क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2016 का है, एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है कि दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जाता है, तो देखिए दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर जो है यह आपका श्रीलंका में स्थित एक मंदिर है, ठीक है। दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है, तो श्रीलंका में स्थित एक स्वर्ण मंदिर है, अमृतसर के साथ कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर। तो दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पे हो जाएगा, श्रीलंका में हो जाएगा दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर। एनटीपीसी 2016 का पूछा गया प्रश्न है। साथ में देखिए प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का, यह भी आपका एनटीपीसी 2016 का प्रश्न है। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था, तो प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक जो है वह आपका ग्रेट ब्रिटेन का था, ठीक है। 19th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक जो था वह आपका ग्रेट ब्रिटेन का था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। कल परसों डेली के प्रैक्टिस सेट में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जा रहा है। तो देखिए पृथ्वी दिवस जो है 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 20 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, और 22 मई को ठीक अगले महीने उसी तारीख को, तो 22 मई को जगह सो विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 35 कंप्लीट होता है। आशा करते हैं वीडियो आप सबको अच्छा लग रहा होगा। छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करते चलिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, जिससे एक छोटा सा मोटिवेशन, छोटा सा प्यार आप सबों की तरफ से मुझे भी मिलता रहे।
नेक्स्ट है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 36 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो देखिए आइए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पश्चात रचित इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है। तो स्वतंत्रता के पश्चात रचित पुस्तक इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन हो जाएंगे, तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि वाक्यांश यूनाइटेड नेशन की उत्पत्ति के साथ निम्न में किसका नाम जुड़ा। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन जो वाक्यांश है मतलब उत्पत्ति हुई, तो उस किसके साथ नाम जुड़ा, तो वह जो नाम जुड़ा था आपका, वह जुड़ा था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा। ठीक है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा जो है सो इसका नाम जुड़ा था। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो था उसकी स्थापना करवाने में इनका काफ़ी योगदान रहा था, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का। और साथ में अगर वुड्रो विल्सन की बात करें तो वुड्रो विल्सन भी आपके पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ही हैं, राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि टेनिस खेल की उत्पत्ति किस देश से में हुई थी। ठीक है, तो टेनिस खेल की अगर उत्पत्ति की बात करेंगे तो टेनिस खेल का उत्पत्ति आपका फ्रांस में हुआ था। ठीक है, टेनिस खेल की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, फ्रांस में। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। थर्ड के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ कि निम्नलिखित में से किस नगर को एड्रियाटिक का रानी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, एड्रियाटिक की रानी। तो एड्रियाटिक की रानी जो है सो वेनिस को बोला जाता है। ठीक है, एड्रियाटिक की रानी किसको बोला जाता है, वेनिस को बोला जाता है एड्रियाटिक की रानी। तो फोर्थ नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। साथ में अगर रोम को देखेंगे तो रोम को आपको क्या बोला जाता है, पोप का शहर। ठीक है, पोप का शहर बोला जाता है रोम को, पोप का शहर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कि डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज किस राज्य में स्थित है। क्या नाम है, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज किस राज्य में स्थित है। तो देखिए डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जो है यह आपका स्थित है तमिलनाडु में। ठीक है, किस राज्य में है, तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य हैं। यह भी आपका मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर मैप के बारे में आपको आइडिया होगा तो आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो देखिए देख लेते हैं पहले, तो आपका पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा। कौन कौन सा, तो पंजाब होगा, जम्मू कश्मीर होगा, गुजरात होगा और राजस्थान होगा। देख लीजिए एक बार इसको, जैसे अगर देखेंगे तो इस टाइप से आपका कुछ मैप है, इधर से मैप सही से बन नहीं पा रहा है। ये वाला क्षेत्र जो है ये आपका पाकिस्तान है। ठीक है, नीचे जो है से यहाँ आपका अरेबियन सी होता है और यहीं ऊपर में आपका जो है सो गुजरात है। ठीक है, तो पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं गुजरात। एकदम नीचे से ऊपर की तरफ चलना है, तो सबसे पहले नीचे में गुजरात, गुजरात के जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर जो है सो पूरा क्षेत्र आपका राजस्थान का, तो राजस्थान लगता है। फिर यहाँ पे छोटा सा क्षेत्र आपका पंजाब का लगता है और सबसे ऊपर वाला जो ये क्षेत्र है ये आपका जम्मू कश्मीर का है। ठीक है, जम्मू कश्मीर का है। तो अब तो खैर इस प्रश्न के लिए आंसर भी बदल जाएगा। जैसे देख लीजिए इस प्रश्न के लिए अब आपका दूसरा आंसर क्या होगा कि राज्य की बात करेंगे तो कुल 3 राज्य लगते हैं। कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, और साथ में 2 यूनियन टेरिटरी। कौन सा, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अगर पीओके को ले लेंगे तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों जो है सो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो कुल 5 हो जाएंगे। पहले 4 ही राज्य थे, अभी क्या है 3 राज्य के साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से, तो आपके नीचे से चलेंगे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इस तरह से जो है सो आपका प्रश्न को थोड़ा सा अपडेट कर दिए हम अपनी तरफ से। बाकी देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सुमेलित करना है। एक तरफ आपके कुछ लोकप्रिय वेबसाइट हैं और उनके फाउंडर के बारे में दिया गया है। तो आइए मिलान करते हैं। फर्स्ट है आपका ऑप्शन फेसबुक। तो देखिए फेसबुक के फाउंडर कौन हो जाएंगे, मार्क जुकरबर्ग, सबों को पता है। और देख लेते हैं नेक्स्ट है बी, गूगल। तो गूगल के फाउंडर की बात करेंगे तो गूगल के फाउंडर हो जाएंगे सर्जेई बिन और लैरी पेज। ठीक है, सर्जेई बिन और लैरी पेज हो जाएंगे किसके, गूगल के फाउंडर हो जाएंगे। याहू के फाउंडर की बात करेंगे तो याहू के फाउंडर हो जाएंगे जेरी यांग और डेविड फाइलो, और हॉटमेल के फाउंडर हो जाएंगे सबीर भाटिया। ठीक है, कौन हो जाएंगे हॉटमेल के फाउंडर, तो सबीर भाटिया हो जाएंगे हॉटमेल के फाउंडर। तो इस तरह से राइट कूट हो जाएगा आपका कौन सा, तो राइट कूट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है सो राइट कूट हो जाएगा प्रश्न के लिए।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, एलिफेंटा पास कहाँ स्थित है। तो देखिए एलिफेंटा पास जो है यह आपका स्थित है श्रीलंका में। ठीक है, एलिफेंटा पास कहाँ स्थित है, तो एलिफेंटा पास आपका श्रीलंका में स्थित है एलिफेंटा पास। और अगर एलिफेंटा गुफा की बात करेंगे तो एलिफेंटा गुफा जो है यह आपका स्थित है मुंबई में। ठीक है, महाराष्ट्र के मुंबई के पास में ही आपका स्थित है। और साथ में देख लीजिए अजंता और एलोरा, ये दोनों जो है सो आपका औरंगाबाद, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में स्थित है दोनों गुफा। कौन कौन सा, अजंता और एलोरा। और एलिफेंटा पास प्रश्न में पूछा गया तो यह आपका श्रीलंका में स्थित है। प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। तो देखिए जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे नीलम संजीव रेड्डी। बाकी जो आपको चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों के चारों ऑप्शन भारत के फॉर्मर प्रेसिडेंट हो चुके हैं। ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद हो, नीलम संजीव रेड्डी हो, ज्ञानी जैल सिंह या आर वेंकटे रामन, तो चारों के चारों आपके भारत के पूर्व राष्ट्रपति ही थे। और अगर बात करेंगे जनता पार्टी के शासनकाल में, तो जनता पार्टी के शासनकाल में आपके नीलम संजीव रेड्डी जो है सो राष्ट्रपति हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है कि कुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह है। तो देखिए कुलगार्डी जो है यह आपका ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया प्रांत में जो है सो कुलगार्डी पड़ता है। तो 10th नंबर ऑप्शन के लिए प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि पीसो किस देश की मुद्रा है। पीछे भी कई बार डिस्कस किया गया है, पीसो जो है सो किस देश की मुद्रा हो जाएगी, तो पीसो जो है आपका मैक्सिको की मुद्रा हो जाएगी। ठीक है, पीसो किस देश की मुद्रा हो जाएगी, तो मैक्सिको की मैक्सिकन पीसो जो है सो मैक्सिको की मुद्रा हो जाती है। साथ में देख लीजिए अगर दक्षिण कोरिया की मुद्रा की बात करेंगे तो दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या हो जाएगी, दक्षिण कोरियाई वॉन। ठीक है, दक्षिण कोरिया वॉन उसको बोलते हैं। जापान की मुद्रा येन है, सबों को पता ही होगा। इटली की मुद्रा की बात करेंगे तो इटली की मुद्रा को लीरा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, लीरा। इटली की मुद्रा को लीरा बोला जाता है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पीसो किस देश का मुद्रा है, तो मैक्सिको की मुद्रा को मैक्सिकन पेसो बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12 कि वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो देखिए वर्धमान ट्रॉफी जो है यह आपका भारोत्तोलन से, ठीक है, किससे संबंधित है वर्धमान ट्रॉफी, तो वर्धमान ट्रॉफी आपकी भारोत्तोलन से संबंधित है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है। तो देखिए नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान आपका जो है सो पटियाला में, ठीक है, पंजाब के पटियाला में स्थित है नेताजी सुभाष राष्ट्रीय संस्थान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 14 की द जुडिशियरी एंड गवर्नेंस इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो पुस्तक का क्या नाम है, तो द जुडिशियरी एंड गवर्नेंस इन इंडिया। तो देखिए इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे माधव गोडवेल। ठीक है, द जुडिशियरी एंड गवर्नेंस इन इंडिया पुस्तक के लेखक हो जाएंगे माधव गोडवेल। ठीक है, पुस्तक का क्या नाम है, तो द जुडिशियरी एंड गवर्नेंस इन इंडिया, इसके लेखक हो जाएंगे माधव गोडवेल। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है कि दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो दृष्टि विकलांगों मतलब विजुअली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपका स्थित है देहरादून में। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, तो देहरादून में स्थित है। कौन सा आपका संस्थान, तो दृष्टि विकलांगों के लिए राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पे है, देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि 20 फरवरी को डैश के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए 20 फरवरी को जो है सामाजिक न्याय का विश्व दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, 20 फरवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं, तो सामाजिक न्याय का विश्व दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी देख लेते हैं ऑप्शन, जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। तो देखिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस की बात करेंगे तो यह आपका 24 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस की बात करेंगे तो विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को, ठीक है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व विरासत दिवस की बात करेंगे तो विश्व विरासत दिवस आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व विरासत दिवस। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR किसका एक उदाहरण है। तो देखिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है सो एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या होता है, इनपुट डिवाइस है एक प्रकार का। तो प्रश्न से राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका
सही हो जाएगा। ऑप्शन प्रश्न नंबर 17 के लिए राइट आंसर क्या होगा? OCR किस प्रकार का एक डिवाइस है? तो यह आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है कि लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा है? तो देखिए लाइफ ऑन माई टर्म्स जो है यह भारतीय राजनीतिज्ञ हैं शरद पवार। ठीक है, शरद पवार की आत्मकथा है। क्या नाम है? तो लाइफ ऑन माई टर्म्स किसकी आत्मकथा हो जाएगी? तो शरद पवार की आत्मकथा हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि भारत में PSLV का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया? तो देखिए PSLV का इस्तेमाल भारत में पहली बार कब किया गया? तो 1994 में। ठीक है, भारत में PSLV का इस्तेमाल पहली बार कब किया गया? तो 1994 में। PSLV के बारे में देख लीजिए, फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पीछे भी बताया था मैंने, क्या होता है? पोलर। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और एक आपका क्या होता है? GSLV, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल उसका फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि PSLV का इस्तेमाल पहली बार कब किया गया था भारत में? तो इसका इस्तेमाल आपको किया गया था 1994 में पहली बार। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि भारतीय मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए मैरी कॉम की बात करेंगे तो मैरी कॉम आपकी मणिपुर से संबंधित है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है मणिपुर, तो मणिपुर से संबंधित है आपकी मैरी कॉम। भारतीय मुक्केबाज चैंपियन हैं, कई बार कई पदक इन्होंने जीता है। साथ में पीछे एक सेट में हम लोग देखे थे कि मैरी कॉम को किस उपनाम से जानते हैं? तो मैरी कॉम को सुपर मॉम। ठीक है, मैरी कॉम को सुपर मॉम उपनाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, मैरी कॉम को किस उपनाम से जानते हैं? तो सुपर मॉम उपनाम से जानते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 36 कंप्लीट होता है। और अब जो है सो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो सीरीज़ का लास्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 37। तो आइए बिना देर के हम लोग उस प्रैक्टिस सेट को भी जल्द से जल्द कंप्लीट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 31 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। तो देखिए कारगिल विजय दिवस जो है यह आपका मनाया जाता है 26 जुलाई को। ठीक है, कारगिल विजय दिवस किस दिन को मनाते हैं हम लोग? तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाते हैं। और 26 जुलाई को क्या हुआ था? कारगिल पे जो विजय हमारी प्राप्त हुई थी, और उस दिन को जो है सो कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? तो 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई थी? पीछे भी सेट में आया था यह क्वेश्चन कि पर्यावरण विभाग की स्थापना। तो पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में की गई थी। ठीक है, पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की गई? तो पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक हो जाएंगे APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम हो जाएंगे विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक। कौन थे APJ अब्दुल कलाम? तो भारत के महान वैज्ञानिक कह सकते हैं, राष्ट्रपति कह सकते हैं, और बहुत ही अद्भुत व्यक्ति थे। ठीक है, अगर इनकी जीवनी के बारे में अगर थोड़ा सा भी पढ़ेंगे, विंग्स ऑफ फायर जो इनका बुक है, किसी भी इनकी रचना को पढ़े तो मतलब आपके अंदर एक अलग सा एक जागरूकता कह सकते हैं, मोटिवेशन जो है सो आपको कुछ करने का, कुछ अलग करने का मोटिवेशन आपको मिलेगा। तो अगर फ्री टाइम आप लोग के पास रहता है या फिर कुछ पढ़ाई से बोर हो जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कुछ बुक्स हैं या फिर उनके कुछ टिप्स हैं, उसको फॉलो ज़रूर किया कीजिएगा। जीवन में बहुत ज़्यादा जो है सो आपको ज़्यादा सक्सेस मिल सकता है। तो विंग्स ऑफ फायर किसकी पुस्तक है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और महान व्यक्ति हैं और बहुत सारे लोग के जो है सो यह आइडियल भी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि SEZ का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, SEZ के पूर्ण रूप की बात करेंगे तो देखिए SEZ जो है इसका पूर्ण रूप होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, SEZ का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि प्रेम पचीसी के रचयिता कौन है? देखिए प्रेम पचीसी एक रचना है, किसके द्वारा रचित है? तो यह रचना जो है सो आपका रचा गया है प्रेम पचीसी मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा रचित यह किताब है। क्या नाम है? प्रेम पचीसी। ठीक है, प्रेम पचीसी के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो प्रेम पचीसी के रचयिता हो जाएंगे मुंशी प्रेमचंद्र। और मुंशी प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? धनपत राय, पीछे भी बताया था मैंने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है कि एशिया का प्रथम और विश्व का दूसरा मानव DNA बैंक कहाँ बना है? ठीक है, एशिया का प्रथम और विश्व का दूसरा मानव DNA बैंक कहाँ बना है? तो यह जो है सो आपका लखनऊ में।
ठीक है, कहाँ पे बनाया गया है? तो यह आपका लखनऊ में बनाया गया है। ठीक है, कहाँ पे बनाया गया है? लखनऊ में जो है सो यह बनाया गया है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो नीचे कुछ युग्म हैं, देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। तो फर्स्ट देखेंगे तो भारत की प्रथम फिल्म, तो देखिए भारत की प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र है, यह भी आपका सही हो जाएगा। देख लेंगे तो भारत का प्रथम फिल्म जो राजा हरिश्चंद्र है यह आपका 1913 में आया था यह मूवी। ठीक है, 1913 में यह मूवी आपकी आई थी। तो यह जो है सो युग्म सही है। दूसरा है कि भारत की प्रथम बोलती फिल्म आला मारा है, तो यह भी जो है सो आपका सही है। ठीक है, भारत की प्रथम बोलती फिल्म जो है आला मारा है और इसको जो है सो आपका 1931 में इसका प्रसारण किया गया था। ठीक है, काफ़ी आसान है, दोनों का वर्ष याद रखना। राजा हरिश्चंद्र 1913 में और आला मारा पहली बोलती फिल्म 1931 में। बस आपका लास्ट के 2 वर्ड को आपको आगे आपस में एक्सचेंज कर लेना है। तो आपका ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन 2 भी सही है। तीसरा देखते हैं कि भारत का प्रथम ईस्टमैन कलर फिल्म है हम हिंदुस्तानी, तो देखिए यह भी जो है सो आपका सही है। तो नेक्स्ट आपका फोर्थ है, जाहिर सी बात है फोर्थ नंबर ऑप्शन ही आपका गलत होगा। देख लेते हैं क्या है कि भारत की प्रथम 3D फिल्म मकरी हो जाएगी। तो देखिए भारत की प्रथम 3D फिल्म मकरी नहीं होगी, यह जो है सो सही होगा इस प्रश्न के लिए, सही आंसर है। लेकिन जो आपका दिया गया है यह सेंटेंस यह गलत है। देख लेते हैं क्या है। तो भारत की प्रथम 3D फिल्म मकरी नहीं है, भारत की प्रथम 3D फिल्म का क्या नाम था? तो माई डियर। ठीक है, माई डियर कुत्ती चाटन। ठीक है, माई डियर कुत्ती चाटन, कुत्ती चाटन, यह जो है सो भारत की प्रथम 3D फिल्म हो जाएगी। तो इस तरह से प्रश्न से जो देखेंगे तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है सो प्रश्न के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किस एक शहर को भारत का शून्य मील केंद्र कहते हैं? तो देखिए भारत का शून्य मील केंद्र जो है सो किसको बोलते हैं? नागपुर को। ठीक है, नागपुर को कौन सा जगह बोलते हैं? तो शून्य मील केंद्र बोलते हैं नागपुर को। नागपुर का क्या है? नागपुर को ऑरेंज सिटी भी बोला जाता है। नागपुर को ऑरेंज सिटी भी बोला जाता है, संतरों का शहर। और संतरों के लिए काफ़ी फेमस जगह है नागपुर, काफ़ी खूबसूरत भी है, महाराष्ट्र का आपका शहर है, विजिट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा जगह। कभी घूमने का विचार हो तो जाइए घूमिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो देखिए कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? तो आइए पढ़ते हैं सारे कथन को पहले। तो पहला आपका कथन है कि निशांत पायलट रहित प्रशिक्षण विमान, तो यह जो है सो आपका ऑप्शन सही है। निशांत क्या है? एक पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। दूसरा है कि इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध क्षेत्र में पर्यवेक्षण और टोह लेन की कार्य संपन्न करना है, तो यह भी सही है। तीसरा है कि निशांत मजबूत फाइबर ग्लास एवं कंपोजिट मटेरियल से बना है जिस कारण इसे रडार से नहीं पकड़ा जा सकता है, तो यह भी जो है सो आपका सही है। तो प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 9th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त में से कोई नहीं है। ऊपर तीनों जो कथन दिए गए हैं तीनों के तीनों आपके सही हैं। ठीक है, तीनों के तीनों क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। एक तरफ आपके देश के नाम है, दूसरे तरफ उनसे संबंधित मुद्रा है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है उसके बारे में बताना है। देख लेते हैं। पहला है म्यांमार, तो म्यांमार की मुद्रा को क्या तो बोलते हैं, यह आपका सही है। दूसरा है थाईलैंड, तो थाईलैंड की मुद्रा को क्या बोलते हैं? थाईलैंड की मुद्रा को बहुत बोलते हैं, तो यह जो है क्या है? यह भी आपका सही है। तीसरा है कंबोडिया, तो कंबोडिया की मुद्रा को दिनार नहीं बोलते हैं। ठीक है, कंबोडिया की मुद्रा को क्या बोलते हैं? दिनार नहीं, कंबोडिया की मुद्रा को रियाल बोलते हैं। ठीक है, कंबोडिया की मुद्रा को रियाल बोलते हैं। साथ में अगर देखेंगे वियतनाम, तो वियतनाम की मुद्रा को डाक बोलते हैं। ठीक है, वियतनाम की मुद्रा को डाक बोलते हैं। तो प्रश्न से राइट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कंबोडिया की मुद्रा को दिनार नहीं रियाल बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग जो है इसका प्रमुख कार्य क्या हो जाएगा? तो इसका प्रमुख कार्य है अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषयों पर प्रारूप तैयार करना। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो नियम कानून है उसके ऊपर जो है सो प्रारूप तैयार करने का काम है किसका? अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का प्रमुख कार्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषयों पर प्रारूप तैयार करना इसका मुख्य कार्य है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 11th के लिए
लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि जापान में दुनिया का सबसे ऊंचा 2080 फीट का संचार टावर बनकर तैयार हुआ है, उसका नाम क्या है? तो जापान में दुनिया का सबसे ऊंचा 2080 फीट का संचार टावर बनकर तैयार हुआ है और उसका नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है स्काई ट्री टावर। ठीक है, क्या नाम रखा गया उसका? तो स्काई ट्री टावर जो है सो उसका नाम रखा गया है। तो 12th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, देखते हैं कि राष्ट्रीय मशरूम, ठीक है, राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? तो देखिए, राष्ट्रीय मशरूम एवं अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र जो है यह आपका हो जाएगा चंबल घाट। ठीक है, चंबल घाट, सोलन डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ हो जाएगा? तो चंबल घाट, सोलन में। किस राज्य में पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो पहला देखिए ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज की स्थापना आपका कोलकाता में किया गया था, तो यह सुमेलित है। साथ में देख लीजिए ब्रह्म समाज की स्थापना जो है सो आपका 1828 में, ठीक है, 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। कब? 1828 में। कहाँ पे? तो कोलकाता में। दूसरा देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी है हरिजन संघ। तो हरिजन संघ की स्थापना आपका एमजी गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। कहाँ पे? तो अहमदाबाद में की गई थी। तो यह भी क्या है? यह भी आपका सही है। तो हरिजन संघ की स्थापना आपका अहमदाबाद में महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। साथ में विश्व भारती की स्थापना भी कलकत्ता में की गई थी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। कब? तो 1921 में। ठीक है, 1921 में विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में की गई थी। और हरिजन संघ की स्थापना जो है सो आपका 1932 में, ठीक है, 1932 में हरिजन संघ की स्थापना की गई थी। साथ में 1932 में एक देख लीजिएगा पूना पैक्ट, ठीक है, पूना पैक्ट भी आपका 1932 में ही किया गया था। पूना पैक्ट जो है आपका एक मीटिंग था जो कि 1932 में ही संपन्न हुआ था। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 14th के लिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर जो भी आपके ऊपर में तीन दिए गए हैं ऑप्शन, तीनों के तीनों सही हैं, तो गलत आपका कोई भी नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि हमारी संस्कृति धरोहर के लेखक कौन है? तो देखिए, हमारी संस्कृति धरोहर जो है उसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो उसके लेखक हो जाएंगे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जो है सो हमारी संस्कृति धरोहर के लेखक हो जाएंगे। तो 15th के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है कि अश्वनी पोनप्पा किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? तो कौन सा नाम है? अश्वनी पोनप्पा। तो अश्वनी पोनप्पा की बात करेंगे तो अश्वनी पोनप्पा बैडमिंटन के खेल से संबंधित है। ठीक है, अश्वनी पोनप्पा जो है सो बैडमिंटन के खेल से संबंधित है। प्रश्न से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 थी कि फ्लोवियन एम्पी थिएटर, ठीक है, फ्लोवियन एम्फी थिएटर के रूप में जाना जाने वाला कोलोसियम डैश में स्थित है। ठीक है, फ्लोपियन एम्फी थिएटर के रूप में जाना जाने वाला कोलोसियम कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका स्थित है रोम में। कहाँ स्थित हो जाएगा? यह आपका रोम में स्थित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पवित्र शहर मक्का डैश में स्थित है। तो देखिए, पवित्र शहर मक्का जो है यह आपका किस देश में स्थित हो जाएगा? तो यह आपका सऊदी अरब में स्थित है। प्रसिद्ध शहर मक्का कहाँ पे स्थित है? तो सऊदी अरब में स्थित है और इस्लाम धर्म का बहुत बड़ा जो है सो एक तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है मक्का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जिस मूर्ति का अनावरण उनके रामेश्वरम स्मारक में किया है, इसमें उन्हें कौन सा वाद्य यंत्र बजाते दिखाया गया? काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है और कई बार लगता है कि क्वेश्चन अभी पूछा भी गया है एग्जाम में। तो यह जो है सो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते दिखाया गया है उनको? तो उनको बीना बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, कौन सा वाद्य यंत्र बजाते दिखाया गया है? तो बीना वाद्य यंत्र बजाते दिखाया गया। कहाँ पे? तो APJ अब्दुल कलाम के याद में या फिर उनके सम्मान में जो है सो रामेश्वरम में एक स्मारक बनाया गया जिसमें जो है सो कलाम साहब को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। तो प्रश्न से राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, प्रश्न से राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इस वीडियो का और साथ साथ इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है कि 1896 में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक या ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? 1896 में। और किस शहर में आपका इसका आयोजन किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था एथेंस में। ठीक है, कहाँ पे किया गया था? एथेंस में।
एथेंस में जो है सो इसका आयोजन किया गया था। तो प्रश्न नंबर 20 के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इस तरह से जो है सो आपका आज के वीडियो का भी पूरा 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है। आशा करते हैं कि आप सबों को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा ताकि आप सबों के तरफ से एक छोटा सा प्यार मुझे भी मिल सके। साथ ही दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारी रेगुलर वीडियो की अपडेट आप सबों तक जल्द से जल्द पहुँच सके। और पढ़ाई करने में दोस्तों कोई भी जो है सो अभी कमी मत दिखाइए, क्योंकि एनटीपीसी का एग्ज़ाम एकदम आपके सामने है। आपका सेकंड फेज का भी एग्ज़ाम सिटी रिलीज़ कर दिया गया है। तो आपका जब भी एग्ज़ाम हो तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस सेट पे अच्छा से फोकस कीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट पे सही से फोकस कीजिएगा। तो अगर आप कुछ कम भी पढ़े हैं और प्रैक्टिस सेट अच्छे से लगाने का तरीका आपको मालूम है तो आप आसानी से जो है सो एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो यही सब कुछ छोटा सा बात था हमारी तरफ से। आशा करते हैं कि आप सबों को पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, फिर से वही रिक्वेस्ट है। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से आप सबों का आभार, स्वागत है, धन्यवाद है फिर से।